नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा के युवाओं से रोजगार छीनने की मंशा दिखाई गई। दुष्यंत ने कहा कि आरक्षण को जुमला बोलने वाले चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। तो ये पूरा मामला प्राइवेट नौकरी में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्या बोला दुष्यंत चौटाला ने, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं से रोजगार छीनने की मंशा दिखाई दे रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का, दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने ये बातें कही है। आरक्षण को जुमला बोलने वाले चेहरे जल्द बेनकाब होंगे। तो जिन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उनका चेहरा जल्द सामने आएगा। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बात कही। 5 फरवरी को पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री से मीटिंग की जाएगी। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण के मामले को लेकर ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में भी मीटिंग होनी है। एक एक करके जो तारीखें हैं, 18 फरवरी को बहादुरगढ़ में फुटवेयर इंडस्ट्री से मीटिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की सरकार की दलील। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है सरकार ने जो दलील दी है। एक एक करके जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा है, ऐसा कहना है दुष्यंत चौटाला का। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास, जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है, आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर और मेजॉरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहाँ काम करती हैं। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाए। तो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई के सामने ये मामला रखा और ये हम आपको पूरा मामला बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो प्राइवेट नौकरी आरक्षण मामले में क्या कुछ कहा है दुष्यंत चौटाला ने। कानून पर रोक लगाने वाले राजनीतिक एजेंडा इसके पीछे बताई जा रही है। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीआई के सामने इस पूरे मामले को रखा है। हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा गया। तुषार मेहता ने कहा कि मैं राज्य की तरफ से हाई कोर्ट में पेश हुआ था। हाई कोर्ट ने सिर्फ 90 सेकंड बोलने का मौका दिया। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। ये बातें तुषार मेहता ने बताई। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। कई औद्योगिक संगठनों ने कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% रोजगार देने पर हाईकोर्ट में रोक पर हुड्डा ने कहा कि सरकार की पॉलिसी व्यवहारिक नहीं है, ये सिर्फ प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि कोहनी पर लड्डू रखकर खाने की बात कही जाती है। हो गया बेनकाब, तो उनका बेनकाब हो गया। ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के युवाओं के साथ। ये धोखा में 75% हम रिजर्वेशन देंगे और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट जो है उसकी जो
डोमिसाइल कहो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट को 15 से घटाकर 5% कर दी। अगर 15 साल रखते 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी, अगर 15 साल रखते तो मैं समझता था हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा। 5 साल में हरियाणा के युवाओं से बड़ा भारी धोखा था, ये पहले दिन मैंने कहा था। और जैसा हाई कोर्ट में उसको डिफेंड भी नहीं कर पाए अच्छी तरह। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन मैं कहा किस बात से ये जो है ना, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, कौनी पे लड्डू वो गुड़ दिखा रहे हैं हरियाणा के यूथ को, और 15 तुम्हारे 75% देंगे। अरे 5 साल डोमिसाइल है, जो लगेगा 5 साल तो कोई भी आएगा डोमिसाइल किसी का भी बन जाएगा। 15 साल हो तो शायद हरियाणा के युवाओं को फायदा होगा, क्योंकि ये जो है ऐसी बात करते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, ऐसी बात को जो है कोने पे गुड़ रखे, कौनी पे गुड़ रखे। अब तेरी कौनी पे गुड़ रख के खाया जाएगा, देखता रहे ऐसा काम करे। नौकरियों पर में 75% आरक्षण पर स्टे लगने का असर दिखना शुरू हो गया है। बेरोजगार युवाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए अटल सेवा केंद्र पर अब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि कौशल विकास पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब स्टे लगने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। युवाओं का कहना है कि अब उन्हें अपनी नौकरियों का डर सताने लगा है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाली प्रक्रिया भी पूरी तरह से रोक दी गई है। सर, हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सरकार ने बोला था उसे किया जाए, और कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस जो सरकार ने बोला था उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं 2 दिन यहाँ पे आया था, 2 दिन में मेरा नंबर नहीं आया। आज आया हूँ, आज नंबर आया तो ये पता चला कि गवर्नमेंट ने ये कौशल विकास योजना पोर्टल ही बंद कर दिया भैया। सबसे पहले हम इसको हरियाणा सरकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में कहें कि बेरोजगारी जो है, उसमें हरियाणा सरकार की एक पहल थी, जिससे कि एक रोजगार, युवा लोगों को रोजगार मिलने का हमारे को था कि अब बहुत आसानी से इस पोर्टल के थ्रू हमें रोजगार मिल जाएगा। हम यहाँ पे देख भी रहे थे, इस अटल सेवा केंद्रों पे काफ़ी रश भी था, लोग वक्त भरवाने भी जा रहे थे। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो पता चला कि ये वाला पोर्टल बंद हो गया। सरकार का एक बहुत अच्छी मुहिम थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 75% का जो आरक्षण दिया था, उसमें हमारे सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए ही उन्होंने नौकरी आरक्षित करने का घोषणा की थी। तो जिसके चलते हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों का डेली आना जाना बहुत अच्छे से शुरू हो गया था, और लोगों को सुविधा भी मिल रही थी। सही तो नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोकल बंदों के लिए कहीं और तो रोजगार मिलता नहीं है, फिर अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर जाने में कोई फायदा नहीं है। इतना इंसान को मतलब बचता नहीं है जितना खर्च हो जाता है बाहर रहने से। इससे तो हम लोग लोकल में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जॉब कोई मिलती नहीं है, हर कोई मतलब आउटसाइडर बंदे को रखते हैं, लोकल में बंदे को ज़्यादा। उचाना हलके के गांव कर सिंधु में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम में शिरकत की, और उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, उचाना हलके के गांव गेंडा खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में 2 किलोवाट तक की सोलर पैनल की प्लेट और बैटरी घरों की छतों पर लगाई जाएगी, जिससे दिन के समय बिजली के बिल का खर्च नहीं लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से पूरे हरियाणा में 40 लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है, और गांव कृष्णतों में भी इस तरह की नई मॉडल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ऑलरेडी 40 लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में बन चुकी है। उसका प्राथमिक मॉडल जल्द आपको निर्माणा के अंदर हम देने का काम करेंगे, और उसका एक मास्टर मॉडल जहाँ मैं बैठा हूँ कृषिंदु, इसकी धरा पर भी हम देंगे, जहाँ मैं ये मानता हूँ कि आसपास के 40 गाँव के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अगले 2 से 4 महीने के बीच में कंप्लीट होकर समर्पित हम करने का काम करेंगे। कैपेसिटी का सोलर पैनल सिस्टम लगेगा, जिसके अंदर बैटरी बैकअप भी होगा, जिसमें 24 घंटे तक पंखे, लाइट, चार्जिंग पॉइंट्स, टीवी, इस तरह की व्यवस्था।
रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली बिलों का ई भुगतान करने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए देंगे ताकि गांव का विकास हो और बिजली निगम के बिलों की भरपाई सुनिश्चित हो सके। रणजीत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में ट्यूबवेल के बिजली बिलों पर 125 करोड़ के सरचार्ज को माफ किया गया। हमें जो है ट्यूबवेल में बहुत दोनों भी सोलर में और जनरल में मेरे ख्याल में हमने बहुत स्पीड अप करा है। पहले तो पावर की पोजीशन बहुत स्टेबल होगी, अब इसके बाद जो हमने दिए हैं सोलर में तो हम बहुत कुसुम योजना में तो इस वक्त हमें 15 मेगावाट का सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था, क्योंकि ये स्वीट ड्रीम है प्रोजेक्ट पीएम साहब का। हमारे सीएम साहब भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, तो हमने 15 मेगावाट की जगह हम 50 मेगावाट करने जा रहे हैं, जो कि हम नंबर 1 है पूरे देश में। और दूसरे ट्यूबवेल हैं वो भी हम बहुत तेज़ी से दे रहे हैं। जो आपका सोलर वाले हैं उसमें 30% सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 45% हम दे रहे हैं, तो फार्मर्स हेड पे केवल 25% आता है। आप ये समझिए कि उनका 1 लाख रुपए के अंदर ट्यूबवेल अपना लग जाता है 1 से 5 एकड़ में, बहुत बढ़िया। हमने अभी पोर्टल एक दिन खोला तो उसमें 28,000 आ गए। इस साल में हम टारगेट लेके चलेंगे, हम 50,000 कंप्लीट कर लेंगे। और आज अगर पोर्टल खोलते हैं तो अगर एक दिन एक रात खोलते हैं तो लाख से ज़्यादा लोग लाइन अप में तैयार होते हैं, तो इसका बड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। पंजाब विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से पंजाब में दोबारा सरकार बनाएगी और वे जल्द ही जनसंपर्क शुरू करेंगे। पंजाब में कांग्रेस सरकार बनेगी, बहुत मजबूत स्थिति है कांग्रेस की। और वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो वहाँ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, वो उसको लेके आपका क्या नजरिया? क्योंकि इस बार नहीं, वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी कभी धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती, कांग्रेस पार्टी नीतियों के नाम पे वोट मांगती है। कांग्रेस का प्रचार करें हम, कांग्रेस की भी यूपी में जो है बहुत अच्छी स्थिति आएगी। फरीदाबाद में कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड डोज 100% पूरी करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि इस चुनौती को पार पाने के लिए कई बाधाएं सामने आई। इस टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगातार प्रयास कर रहा है और ऐसे में एक फरीदाबाद के साथ उपलब्धि और जुड़ गई है कि सेकंड डोज और फर्स्ट डोज 100% पूरी हो चुकी हैं फरीदाबाद में। हमारे साथ में बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं डॉक्टर मान सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप इस टारगेट पर पहुँचे कि आप 100% दोनों को कर पाए, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और बिल्कुल बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हमें पता है कि हमने लाखों की संख्या में कैंप लगाए हैं इस फरीदाबाद में और आज हम ये चीज़ हासिल कर चुके हैं कि जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट डोज तो हमारा पहले ही हो रखा था, आज सेकेंड डोज भी हमारा 100% हो चुका है। और इसके लिए मैं आपका भी बहुत बड़ा, मीडिया कर्मियों का, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इनकी मेहनत से आज हम इस अचीवमेंट को कर पाए। अच्छा, अचीवमेंट आप पूरा कर पाए हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों की जाएं तो कितने लाख वैक्सीनेटेड लोग हो चुके हैं यहाँ फर्स्ट के और सेकंड के? अगर हम बात करें वैसे अगर टोटल अगर हम लगाएं तो 36,47,311 लोगों को ये लग चुकी है और हमारा जो फरीदाबाद का टारगेट है वो 18+ का जो है 18+ से ऊपर वालों का है 15,81,411 और जो बच्चों का है 15 से 17 साल वालों का उनका 1,20,000 है। उनका भी 86,856 हमारी फर्स्ट डोज हो चुकी है और 1,655 हमारी सेकेंड डोज हुई है। सेकेंड डोज अभी उनकी स्टार्ट ही हुई है 1-2 दिन से,
तो धीरे धीरे जैसे पब्लिक अवेयर होगी वो कराती रहेगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य विभाग के लिए, और 15,81,411 ये वो आंकड़ा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक टारगेट था, आज उसको अचीव कर लिया गया है। कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने की तरफ ये हासिल सफलता डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और बच्चों के अगर कोरोना के वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो उसके लिए भी 15 से 20 दिन का टारगेट रखा गया है। उम्मीद है वो भी 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 22 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। एक एक अपराधी पर 8 से 10 तक एफआईआर दर्ज है। ये सभी बदमाश विदेश भागने की फिराक में थे। एनआईए और आईबी के इनपुट के बाद सक्रिय हुई हरियाणा पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। इसके बाद करनाल पुलिस ने अलग अलग 8 एफआईआर दर्ज पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के एजेंट्स, 2 पुलिसकर्मी, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पासपोर्ट बने हैं, वे फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है। कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ व्यक्तियों ने जो एक्चुअली में यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल ज़िले का एड्रेस देकर के कुछ पासपोर्ट बनवाए हैं। तो हमने उस थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था। तो रिकॉर्ड के दौरान ये पाया गया कि 21 व्यक्ति जो एक्चुअल में करनाल शहर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया है। इस संबंध में हमने सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टोटल 21 पासपोर्ट का मामला शामिल है। और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी, एक पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और एक डाक विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। उसमें 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, पासपोर्ट विभाग का एक क्लर्क भी शामिल है और एक डाक विभाग का जो पोस्टमैन है वो भी शामिल है, जिन्होंने आपस में जो एजेंट हैं उनसे पैसे लेकर के सारी जो है प्रक्रिया वो की है। सर, ये कौन लोग हैं जिनके पासपोर्ट बने हैं? देखिए, अभी तक ये सामने आया कि कुछ व्यक्तियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया है, क्योंकि वहाँ के एड्रेस पे पासपोर्ट बन नहीं सकता था। तो उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है, उनकी भी हम डिटेल अभी इकट्ठी कर रहे हैं। उनमें से भी कोई गिरफ्तार हुआ है सर? जी, जो जिनके नाम पासपोर्ट जारी हुए हैं उनमें से 4 व्यक्ति करनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 व्यक्ति पहले से पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, उनके लिए हमने प्रोटेक्शन वारंट अप्लाई कर दिया। तो अभी हम उनका इमिग्रेशन जो रिकॉर्ड है वो चेक करवा रहे हैं कि कितने व्यक्ति हैं बाहर चले गए हैं, लेकिन हमने अभी तक कुल 21 में से 15 व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कोई एजेंट भी गिरफ्तार हुए सर? जी बिल्कुल, इसमें जो एक अम्बाला बेस्ड एजेंट है रमन एलियस रवि, दूसरा वहाँ का जो दिल्ली का रहने वाला है व्यक्ति वो भी एजेंट का काम करता है, और तीसरा यहाँ अमित खटकड़ जो कि करनाल का ही रहने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया। सर, ऐसे तो ये किसी देखिए, ये जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने पूरे थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था और बाकी थानों का भी हम रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं, लेकिन बाकी पुलिस स्टेशन में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी हमने पिछले 4 सालों में जितने भी पासपोर्ट बने हैं उनकी एक बार हम हमारे लेवल पर दोबारा वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो एक्चुअली में यहाँ का रहने वाला नहीं हो और उन्हें यहाँ का एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया। करनाल में रखरखाव के अभाव और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर सरकारी गोदाम में रखा अनाज सड़कर खराब हो गया। हैफट गोदाम में रखे गेहूं के हजारों कट्टे बरसात की भेंट चढ़ गए, जिससे सरकार को भारी नुकसान होने की आशंका है। हैफट के डीएम द्वारा की गई गोदाम की चेकिंग के दौरान अनाज सड़ने का खुलासा हुआ है। सड़ चुके गेहूं को खुर्द-बुर्द करने के लिए विभाग के अधिकारी गेहूं को सरकारी गोदाम में बाहर भेजते हुए पकड़े गए। डीएम ने कहा कि स्टॉक के इंचार्ज और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है गोडाउन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से रख रखाव के अभाव में ये जो गेहूं था, ये अनाज था जो इन बोरियों में रखा गया था, अब सड़कर बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। ऐसे करीब 20 से 22 हजार कट्टे यहाँ पर बारिश और पानी की भेंट चढ़े हैं। जिन अधिकारियों पर इस रखरखाव की जिम्मेवारी थी इस भंडार की, वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। अब जिस तरह की स्थिति इस अनाज की आप देख सकते हैं, ये अनाज अब पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुका है। और ऐसी स्थिति जो है यहाँ देखिए आप कि किस तरह से कट्टों की हालत हुई है, कि इतनी लापरवाही इन कट्टों के साथ बरती गई है। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
यदि कट्टे की हालत ऐसी है तो इसमें रखे अनाज की स्थिति क्या रही होगी। ऐसे में सीधे तौर पर विभाग और विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का जो सरकारी गेहूं था उसको अपनी लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक अन्न की बर्बादी होती रहेगी और इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। क्या हुआ है पिछले कौन से क्रॉप ईयर का ये 2020 का थोड़ा सा यहाँ पर ये बारिश की वजह से पीछे काफ़ी बारिशें हुई हैं तो उसमें थोड़ा सा इसमें पानी वानी लग गया था, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। पूरा प्रोसेस है, सारी टीम यही है हमारी। कितना स्टॉक था सर यहाँ पर? 35,000 मेट्रिक टन था जी। तो अभी क्या स्थिति है? अभी आपने निरीक्षण किया होगा, किस हालात में है स्टॉक में? स्टॉक की हालात थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। मैंने परसों ही ज्वाइन किया है तो मैं प्रायोरिटी पे यहीं आया हूँ ताकि मैं सेंटर को ठीक कर सकूँ। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।